प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सही बंदोबस्त के विषय में चर्चा करेंगे। यह बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किया गया था। इसमें निम्न व्यवस्थाएं की गई। पहला, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया तथा उसे पैतृक और हस्तांतरीय बना दिया गया, किंतु यह भी कहा गया कि जमींदार पूर्व निर्धारित तिथि तक के सूर्यास्त तक कंपनी सरकार को लगान नहीं चुकाएंगे, उनकी भूमि का कोई भाग उस भू राजस्व की वसूली के लिए राज्य बेच सकेगा। यह व्यवस्था इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा से प्रेरित थी। नंबर 2, क्योंकि राज्य भू राजस्व संग्रहण के दायित्व से मुक्त हो गया है, अतः जमींदार से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा। नंबर 3, जमींदारों से जो राजस्व की दर निश्चित की गई वह 1765 ईस्वी की दर से दुगनी थी, क्योंकि कंपनी का कहना था इस प्रबंध के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को उस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। नंबर 4, जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। नंबर 5, जमींदार तथा उनकी रैयत के बीच के संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया, किंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करें जिनमें जमींदार और रैयत के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख हो। यदि कोई जमींदार रैयत को दिए गए पट्टे का उल्लंघन करेगा तो रैयत को उसके विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। सहायक बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की अनेक विशेषताएं थीं, जिनके अंतर्गत 3 पक्ष होते थे: सरकार, जमींदार और किसान। ये तीनों भूमि की उपज का उपभोग करने वाले होते थे। कॉर्नवालिस ने सरकार के लिए राजस्व निर्धारित करके जमींदारों के अधिकारों की घोषणा करके सरकार और जमींदारों के हितों की रक्षा की, किंतु किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया। कॉर्नवालिस ने उन समस्त लोगों को जमींदार मान लिया जो 1793 में भूस्वामी थे। इस प्रबंध द्वारा कॉर्नवालिस ने भूमि को संपत्ति मानकर उसके स्वामी को बेचने, दान देने अथवा दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया। ऐसा करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। स्थायी बंदोबस्त के गुण: इस व्यवस्था से राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि जो भू राजस्व की दर निश्चित की गई थी वह 1765 की प्रतिशत दर से लगभग दोगुनी थी। इस व्यवस्था से पूर्व बार बार भू राजस्व निर्धारण में सरकार को समय और धन की हानि उठानी पड़ रही थी, जो अब बच गई। नंबर 3, कंपनी की वार्षिक आय निश्चित हो गई, जिससे कंपनी को यह जानकारी हो गई कि कितनी वार्षिक आय किस समय प्राप्त होगी। इसके आधार पर आर्थिक योजनाओं के निर्माण का कार्य सरल हो गया। नंबर 4, सही व्यवस्था लागू होने से कंपनी के अधिकारी राजस्व कार्य से मुक्त हो गए, इससे उनकी सेवाएं कंपनी प्रशासन दूसरे कार्यों में लेने लगा। नंबर 5, जमींदारों के साथ समझौता करके अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग का सृजन किया जिस पर अंग्रेज अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रह सकते थे। इस प्रकार समाज में उनके एक स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण हो गया जो संकट में अंग्रेजों का पक्ष ग्रहण कर सकता था। नंबर 6, भू राजस्व की दर निश्चित हो जाने से भूमि के विकास के लिए पूंजी लगाने तथा उत्पादन वृद्धि की आशा की जा सकती थी, क्योंकि अब फसल हो या न हो, क्योंकि भू राजस्व वार्षिक तो चुकाना ही था। बंगाल को में अधिक से अधिक खेती होने लगी, इससे नए नए गांव बसने लगे। 7, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से संपन्नता में वृद्धि होना स्वाभाविक था। भू राजस्व के लिए निश्चित हो जाने से इस संपन्नता का राज्य को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था, किंतु उत्पादन का विकास होने से लोगों के जीवन स्तर में संपन्नता आना स्वाभाविक था। इससे राज्य अनेक कर लगाकर आर्थिक राजस्व एकत्रित कर सकता था। नंबर 8, इस व्यवस्था के लागू होने से पूरे बंगाल में एक रूपता आ गई। जमींदारों से न्यायिक शक्तियाँ छीन लिए जाने से दोहरा लाभ हुआ। अब जमींदार कृषि पर अधिक ध्यान दे सकते थे और न्यायिक शक्तियाँ ऐसे लोगों को हस्तांतरित कर दी गई जो इस कार्य में प्रशिक्षित थे। नंबर 9, इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना था कि इसमें जमींदारों का पक्ष लिया गया था तो रैयतों के हितों की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गई थी, क्योंकि जमींदारों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि वह रैयत को पट्टे दे। स्थायी बंदोबस्त के दोष: नंबर 1, हमारे देश में किसान ही भूमि का मालिक समझा जाता था तथा वह अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कर देता था। स्थायी प्रबंध के अंतर्गत जमींदारों से समझौता करके किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया। मैटकॉफ ने लिखा है कि हमने एक स्वामी वर्ग तैयार करके देश की समस्त संपत्ति को नष्ट कर दिया और दूसरों की संपत्ति उस स्वामी वर्ग के अधीन कर दी। नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर बहुत ऊँची निर्धारित कर दी गई। जमींदार इस दर से लगान नहीं चुका सके, उनकी भूमि राज्य द्वारा बेच दी गई।
नंबर 3, जो जमींदार कठिन परिश्रम करके राज्य की मांग के सामने टिक गए थे, वे आगे चलकर इतना धनवान हो गए कि गाँवों को छोड़कर शहरों में चले गए, वहाँ बड़ी विलासता से रहने लगे, जिससे एक परजीवी वर्ग की उत्पत्ति हुई जो भूमि धारण तो करता था लेकिन उसका पालन नहीं करता था, उसकी देखभाल नहीं करता था। नंबर 4, जमींदारों ने हर स्थान पर अपने रैयत को पट्टे जारी नहीं किए और जहाँ पट्टे जारी किए उनका पूरी तरह पालन नहीं किया। यदि कोई रैयत को जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार था तो ऐसा करने के लिए उसे साधन उपलब्ध नहीं कराए गए। धन के अभाव में वह ऐसा नहीं कर सकता था। नंबर 5, भू राजस्व सही तौर पर निश्चित कर देने से राज्य को होने वाली आय भी निश्चित हो गई। भूमि की पैदावार 10 गुना भी बढ़ जाए तो लाभ राज्य को नहीं मिल सकता था। सेटनकार ने लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त से राज्य द्वारा जमींदारों के हित प्राप्त किए गए, किसानों के हितों को स्थगित कर दिया गया और राज्य के हितों का सदैव के लिए बलिदान कर दिया गया। नंबर 6, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि रैयत जो भूमि की वास्तविक मालिक थी उसे अपनी ही भूमि पर किराएदार बना दिया गया। नंबर 7, इस व्यवस्था से राष्ट्रीयता का आघात पहुंचा। जमींदार वर्ग ब्रिटिश सत्ता का स्वामी भक्त बन गया और जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए उस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके जनता की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन किया। नंबर 8, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का दुष्प्रभाव भारत के अन्य ब्रिटिश प्रांतों पर भी पड़ा। कंपनी बंगाल में भू राजस्व नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए उसने इस क्षेत्र की पूर्ति अपने अन्य प्रांतों में लगान की दरें ऊँची करके की। स्थायी बंदोबस्त का कृषकों पर जो दुष्प्रभाव पड़ा वह इस प्रकार है। पहला, जमींदार भूमि के स्वामी हो गए, कृषकों का शोषण करने लगे। नंबर 2, किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिए जाने से वे निर्धन और किराएदार बन गए। नंबर 3, इस व्यवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद और निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। नंबर 4, जिस समय स्थायी बंदोबस्त किया गया उस समय भूमि की नाप ठीक से नहीं की गई। नंबर 5, भू राजस्व की दर जल्दबाजी में तय की गई। सरकार ने यह निश्चित नहीं किया कि किसानों से कितना लगान लगे, अतः किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाने लगा। नंबर 6, किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर कर का भार इतना बढ़ गया कि वे लगान चुकाने के लिए प्रायः साहूकार से ऋण लेने लगे और किसान ऋणग्रस्त होते चले गए। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अधिकतर जमींदारों ने भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल लगान वसूल करने लगे। इस व्यवस्था में किसानों को पूर्ण रूप से जमींदारों पर आश्रित कर दिया गया। नंबर 10, स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों से वसूल की जाने वाली भू राजस्व की दर बहुत ऊंची निर्धारित की जाने लगी, इससे वे किसानों का बलपूर्वक शोषण करने लगे। नंबर 11, गाँवों से अनुपस्थित रहने वाले जमींदारों ने किसानों से राजस्व वसूली हेतु एजेंट नियुक्त किए, जिससे बिचौलिए वर्ग का सृजन हुआ जो अमानवीय रूप से किसानों का शोषण करने लगा। नंबर 12, किसानों का शोषण रोकने सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया किंतु जमींदारों के अधिकारों में वृद्धि कर दी। नई स्थिति में किसानों और सरकार के बीच अनेक मध्यस्थ उत्पन्न हो गए। नंबर 13, इस व्यवस्था में किसानों को पट्टे देने की अनिवार्यता रखी गई लेकिन पट्टे जारी नहीं किए गए। नंबर 4, रैयत अपनी सुरक्षा के लिए जमींदार न्यायालय में जा सकती थी परंतु उनके पास साधन नहीं थे। नंबर 15, यदि कॉर्नवालिस 1790 में किए गए 10 वर्ष समझौते को कुछ वर्ष तक चालू रखकर परिणामों का आकलन करता तो स्थायी बंदोबस्त अधिक श्रेष्ठ होता। कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल ने किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान नहीं दिया और क्योंकि उन्हें अपने निश्चित भू राजस्व मतलब था। जब वह नियमित रूप से नहीं मिलता था तो कंपनी जमींदारों को उनकी जमींदारी से बेदखल कर उनकी ज़मीन बेचकर अपनी रकम वसूल कर लेती थी। 1793 से 98 की 5 वर्ष की अवधि में बंगाल में 1701 जमींदारियाँ नीलाम की गई। पुराने के स्थान पर नए जमींदार आने से किसानों की दशा और भी दयनीय हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।